हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट देखा। आज हम चैप्टर सेकंड देखेंगे, जो बात करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की, जो कि सेक्शन 5 to 55 में दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर हम रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, द वर्ड रिलेवेंट मीन्स दैट व्हाट इज एडमिसिबल इन एविडेंस। जो वर्ड रिलेवेंट है, जो रिलेवेंट वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है कि व्हाट इज एडमिसिबल इन एविडेंस। जो एविडेंस में एडमिसिबल होगा वो वही क्या होगा, रिलेवेंट होगा। फ्रेंड्स, इट मीन्स व्हाट फैक्ट में बी प्रूव्ड बिफोर अ कोर्ट। इसका मतलब क्या होगा कि कौन सा फैक्ट हम कोर्ट के सामने प्रूव कर सकते हैं। जो हम फैक्ट कोर्ट सामने प्रूव कर सकते हैं वो वही फैक्ट क्या होगा, वो रिलेवेंट होगा। फ्रेंड्स, अंडर द एक्ट द टर्म रिलेवेंट और द फैक्ट दैट में प्रूव्ड, एक्ट के अंदर जो वर्ड रिलेवेंट है और द फैक्ट दैट में प्रूव्ड आर सिनोनिम्स। ये जो वर्ड रिलेवेंट है और जो वर्ड है द फैक्ट दैट में बी प्रूव्ड, ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, समानार्थी हैं, एक दूसरे क्या है, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो जो फैक्ट कोर्ट में क्या होगा, प्रूव किया जाए कोर्ट के सामने, वही रिलेवेंट होगा। मीन्स कोर्ट में सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट के बारे में एविडेंस दिया जा सकता है और रिलेवेंट फैक्ट ही कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अ फैक्ट इन ऑर्डर टू बी रिलेवेंट मस्ट बी कनेक्टेड विथ फैक्ट इन इशू। एक फैक्ट को हम रिलेवेंट फैक्ट तब बोलेंगे जब वो फैक्ट इन इशू से क्या रहेगा, फैक्ट इन इशू से वो कनेक्टेड रहेगा। और फ्रेंड्स, विथ एनी अदर फैक्ट इन एनी ऑफ द वे रेफर्ड इन सेक्शन 5 to 55, या तो वो वर्ड फैक्ट रिलेवेंट कब माना जाएगा, या तो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड रहेगा, या तो फिर किसी अदर रिलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड रहेगा। जैसा कि रेफर किया है, किस में रेफर किया है, सेक्शन 5 to 55 में रेफर किया गया, वैसा उसके थ्रू अगर कनेक्टेड रहेगा वो किसी फैक्ट से, तो वो रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। फ्रेंड्स, अ फैक्ट नॉट सो कनेक्टेड इज नॉट रिलेवेंट। अगर कोई फैक्ट अगर जैसा कि सेक्शन 5 to 55 में दिया गया है, उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 to 55 अगर वो दूसरे फैक्ट से कनेक्ट नहीं रहेगा तो रिलेवेंट फैक्ट नहीं माना जाएगा। फ्रेंड्स, सेक्शन 3 में रिलेवेंट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 3 क्या बोलता है कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर when the one is connected with other in any of the way referred in the provision of this act relating to relevancy of fact। मतलब क्या दिया गया सेक्शन 3 में कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट रिलेवेंट तब माना जाएगा जब वो फैक्ट, पहला फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड रहेगा। कैसे कनेक्टेड रहेगा, जैसा कि सेक्शन 5 to 55 मतलब जो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की प्रोविजन है उसके द्वारा, मतलब 5 to 55 में जो दिया गया वैसे कनेक्टेड रहेगा तो वो उसका रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। फ्रेंड्स, सेक्शन 3 में रिलेवेंट वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया बल्कि सेक्शन 3 में दिया ये इंडिकेट किया गया है कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट रिलेवेंट कब होगा। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 5 में क्या दिया गया है, उसकी हेडिंग क्या है सेक्शन 5 की, कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। कि एविडेंस दिया जा सकता है, साक्ष्य दिया जा सकता है, सबूत दिया जा सकता है किसके बारे में, फैक्ट इन इशू के बारे में और रिलेवेंट फैक्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे इसमें क्या दिया गया है कि एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड सच अदर फैक्ट्स एज आर हियरइनआफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रिलेवेंट एंड नो अदर्स। इसमें क्या दिया फ्रेंड्स कि एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स मीन्स एविडेंस जो है किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में, सूट मीन्स क्या हो गया, सिविल सूट, और प्रोसीडिंग मीन्स हो गया क्रिमिनल प्रोसीडिंग। मीन्स सेक्शन 5 सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर की बात कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मैटर में चाहे सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर हो, मतलब सूट मतलब क्या हो गया, सिविल मैटर की बात कर रहा है, और प्रोसीडिंग मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात कर रहा है। तो सेक्शन 5 जो बात कर रहा है कि किसी भी सिविल मैटर में या क्रिमिनल मैटर में एविडेंस दिए जा सकते हैं। किसके बारे में, एविडेंस फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में एविडेंस दिए जा सकते हैं। किसी भी सिविल मैटर में, किसी भी सिविल सूट में या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में फैक्ट इन इशू के बारे में या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में एविडेंस दिए जा सकते हैं। एंड आगे क्या दिया गया है कि एंड नो अदर्स, और किसी के बारे में नहीं। तो सेक्शन 5 ने क्लियर कर दिया कि किसी भी सूट में, किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो या सिविल सूट हो, दोनों में भी सिर्फ आप रिलेवेंट फैक्ट के बारे में या फिर फैक्ट इन इशू के बारे में ही एविडेंस दे सकते हो। उसके अलावा आप किसी के बारे में एविडेंस, किसी फैक्ट के बारे में एविडेंस कोर्ट में लीड नहीं कर सकते। तो कौन से फैक्ट रिलेवेंट है, फैक्ट इन इशू ठीक है, लेकिन कौन से फैक्ट रिलेवेंट है वो दिया गया है सेक्शन 5 to 55 में, सॉरी सेक्शन
5 तो डिफिनेशन सेक्शन 6 to 55 में कौन से फैक्ट रिलेवेंट हैं जिसके बारे में आप एविडेंस दे सकते हैं, वो किस में दिए गए हैं 6 to 55। सो फ्रेंड्स, इस सेक्शन में आगे एक एक्सप्लेनेशन है, उसमें क्या दिया गया है कि दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ फैक्ट विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 908। फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन में क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को सेक्शन 5 जो है उसको इनेबल नहीं करता, उसको योग्य नहीं बनाता है, फिर उसको अधिकार नहीं देता कि वो किसी भी फैक्ट के बारे में वो कोर्ट में एविडेंस दे सके जिसके लिए वो डिसएंटाइटल है। किसके द्वारा डिसएंटाइटल है? किसी प्रोविजन के द्वारा, किसके सिविल प्रोसीजर के किसी प्रोविजन के द्वारा जो उसके लिए वो डिसएंटाइटल है उसके बारे में वो एविडेंस नहीं दे सकता। मीन्स सेक्शन 5 क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के बारे में कोर्ट में एविडेंस दे सकता है, लेकिन आगे उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो एविडेंस दे सकता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है कि वो अगर उस व्यक्ति को एविडेंस देने के लिए, अगर एविडेंस देने से रोकने के लिए अगर सीपीसी में कोई प्रोविजन है तो उसके बारे में एविडेंस वो नहीं दे सकता। तो उसमें क्या दिया गया है कि फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटेड टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, मतलब सिविल प्रोसीजर कोड में ऐसी कोई प्रोविजन है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब उस तत्काल समय में ऐसी कोई सीपीसी में ऐसी कोई प्रोविजन है जो उसको डिसएंटाइटल करती है एविडेंस लीड करने के लिए, जो उसको डिसएंटाइटल करती है एविडेंस लीड करने के लिए, तो वो ये सेक्शन 5 उसको जो है इनेबल नहीं करेगा, उसको ऐसा अधिकार नहीं दे रहा है, उसको ऐसा राइट नहीं दे रहा है कि उसके बारे में वो एविडेंस दे सके। अगर सीपीसी उसको रोक रहा है किसी प्रोविजन के द्वारा, जो सीपीसी कोई प्रोविजन है जो उसमें इन्फोर्स में, उसके द्वारा उसको वो सीपीसी जो है रोक रहा है कि वो इसके बारे में एविडेंस नहीं दे सकता, सीपीसी को डिसएंटाइटल कर रहा है, तो ये सेक्शन उसको इनेबल नहीं करेगा। ठीक है, सेक्शन 5 बोलता है कि वो एविडेंस दे सकता है फैक्ट इन इशू के बारे में और रिलेवेंट फैक्ट के बारे में, लेकिन वहीं पे इसका एक्सप्लेनेशन उसको रोकता है। क्या रोकता है? अगर सिविल प्रोसीजर कोड में कोई प्रोविजन है जिसके द्वारा उसको रोका जा रहा है, जिसके द्वारा उसको डिसएंटाइटल किया जा रहा है, तो उसके बारे में एविडेंस नहीं दे सकता हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आगे एक इलस्ट्रेशन दिया गया है। तो इलस्ट्रेशन में क्या दिया गया है फ्रेंड्स? इसमें 2 इलस्ट्रेशन ए एंड बी। तो हम पहला इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन ए क्या बोलता है कि ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद द क्लब विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। ए का जो कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, किसके बारे में ट्रायल है? ए का ट्रायल चल रहा है बी कि ए ने बी को जान से मारा, ए ने बी का मर्डर किया। वो मर्डर कैसे किया? मर्डर उसने बी को लाठी से मार के, मतलब विथ इंटेंशन टू कॉज डेथ, बी को जान से मारने के आशय से, जान से मारने के इंटेंशन से उसने बी को लाठी से मारा और उसको डेथ कारित की, उसको जान से मारा। ऐसा कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा है। तो उसमें ऐसा है दिया गया आगे कि एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू। एक ट्रायल में नीचे दिए फैक्ट इन इशू हैं। तो फ्रेंड्स को हम देते हैं एग्जाम्पल से कि ए है, सपोज ए एक पर्सन है, इसका ट्रायल चल रहा है कोर्ट में कि इसने क्या किया, बी क्या मर्डर किया इसने। तो मर्डर भी उसने कैसे किया कि लाठी से पीट के, वो भी मतलब विथ इंटेंशन। उसने क्या किया? विथ इंटेंशन, आशय के साथ बी को जान से मारने की इच्छा रखते हुए, बी को जान से मारने की इच्छा रखते हुए उसने बी को लाठी से पीट के बी की डेथ की। ऐसा कोर्ट उसका ट्रायल है। तो इसमें दिया कि इसमें कौन कौन से फैक्ट इन इशू रहेंगे। तो पहला उसने बी ने पहला तो ए ने बी को कैसे मारा, तो वही ए ने बी को लाठी से मारा। तो पहला इशू वही रहेगा कि ए इज बीटिंग बी विथ क्लब। तो क्या ए ने बी को लाठी से मारा? पहला इशू वही रहेगा। ठीक, क्योंकि आरोप भी यही है कि उसने लाठी से उसको मारा। तो पहला इशू वही आएगा कि क्या ए ने बी को लाठी से मारा। दूसरा इशू उसमें आएगा, दूसरा इशू उसमें क्या है कि एज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग। क्या ए ने बी की डेथ जो की है वैसे मारने से की है, मतलब जो ए ने बी को लाठी से मारा, जो ए ने बी को मारा उसी से बी की डेथ हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि ए ने बी को मारा लेकिन बाद में बी को अटैक आया होगा और बी अटैक से मारा। तो फिर दूसरा इशू उसमें ही रहेगा, सपोज जो ए ने मारा क्या उसी मारने से बी मरा है, दूसरा इशू है। तीसरा इशू इसमें क्या दिया गया है कि एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ। दूसरा फिर आगे कोर्ट भी देखा कि भाई ए ने विथ इंटेंशन बी की डेथ की है। जो ए ने बी की डेथ
कारित की है, जो ए ने बी को जान से मारा, वो विथ इंटेंशन मारा उसने। मीन्स इंटेंशन इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि सपोज कि उसको बी ने ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया था, या ए ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बी को मारा, मतलब या फिर तो इसमें क्या है, विथ इंटेंशन मारा, जान से मारने के आशय से मारा, कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से मारा, या बी ने प्रोवोक किया उससे मारा। तो ये कोर्ट देखे भी, वो कोर्ट देखे भाई उसका इंटेंशन था उसको जान से मारने का नहीं। तो जिसमें एक उसमें इशू ये भी होगा कि एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ, क्या ए का इंटेंशन था बी की डेथ कारित करने में। तो फ्रेंड्स ये सब उसमें क्या रहेंगे, ये सब उसमें फैक्टिंग इशू रहेंगे। फ्रेंड्स अब हम इलस्ट्रेशन बी देखते हैं। इलस्ट्रेशन बी जो है वो जो है सेक्शन 5 का जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में इलस्ट्रेशन है ये। तो उसमें क्या दिया इलस्ट्रेशन बी में फ्रेंड्स क्या दिया गया है कि a suitor does not bring with him and have an intention for production at the first hearing of the case a bond on which he relies. This section does not enable him to produce the bond or prove its content at a subsequent stage of the proceeding otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the code of civil procedure. फ्रेंड्स में क्या दिया गया है कि एक पर्सन है जिसने क्या किया है, एक सिविल सूट दाखिल किया है। तो उसने जिस बॉन्ड पे रिलाई होकर सिविल सूट दाखिल किया है वह केस के हियरिंग के दौरान वो बॉन्ड कोर्ट में नहीं ले जाता है, और न तो जो केस की फर्स्ट हियरिंग है उस समय उस बॉन्ड को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार रखता है। तो वह व्यक्ति केस के सब्सिक्वेंट स्टेज में उस बॉन्ड को न तो कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता है और न तो उसके कंटेंट को प्रूव कर सकता है। अदरवाइज देन कि जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट में जो प्रोविजन होगी उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके कंटेंट को प्रूव करने के लिए, उसके व्यतिरिक्त मीन्स अगर वो उस व्यक्ति ने अगर ट्रायल के दौरान वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया, उसे बॉन्ड नहीं लाया वो कोर्ट में, या फिर फर्स्ट हियरिंग पे वो बॉन्ड उसने प्रोड्यूस नहीं किया, तो बाद में वो अगर उसको बॉन्ड कोर्ट में प्रोड्यूस करना है या उसके कंटेंट को प्रूव करना है, तो वो उसको जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट में उस बॉन्ड को प्रूव करने के लिए, उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, या उसके कंटेंट को प्रूव करने के लिए, या उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोविजन दी गई होंगी सिविल प्रोसीजर कोर्ट में, उसी प्रोविजन के द्वारा वो उस बॉन्ड को कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता है या उसके कंटेंट को प्रूव कर सकता है, उसके अलावा नहीं। फ्रेंड्स इसको हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वह एग्जाम्पल सपोज ए ने बी को क्या किया, 50,000 दिया और उससे एक बॉन्ड लिख के लिया। ए ने बी को क्या दिया, 50,000 दिया, उससे एक बॉन्ड लिख के लिया, और इस कंडीशन पे दिया कि बी वो पैसे 6 महीने में ए को क्या कर देगा, वापस कर देगा। लेकिन बी फेल हो गया 6 महीने में पैसे ए को वापस करने में। तो ए ने उस पैसे की रिकवरी के लिए बी के अगेंस्ट कोर्ट में इस बॉन्ड के बेसिस पे, जो 50,000 रुपये का बॉन्ड है उस बॉन्ड के बेसिस पे ए ने बी के खिलाफ कोर्ट में इस 50,000 की रिकवरी के लिए सूट दाखिल किया। लेकिन सूट दाखिल करते समय ए ने क्या किया, ए ने वो 50,000 रुपये का जो बॉन्ड था कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया, और जब केस की फर्स्ट हियरिंग थी तब भी उस बॉन्ड को प्रोड्यूस करने के लिए प्रिपेयर नहीं रखा। तो फिर ए जो है उस केस के सब्सिक्वेंट स्टेज में उस बॉन्ड को न तो कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता है, न तो उसके कंटेंट को प्रूव कर सकता है। अदरवाइज देन अगर उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है और डॉक्यूमेंट वो बॉन्ड और उसके कंटेंट को प्रूव करना है, तो उसको जो सीपीसी में जो कंडीशन दी गई होंगी उस डॉक्यूमेंट को किसी भी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, उसके कंटेंट को प्रूव करने के लिए उसको उसी प्रोविजन के हिसाब से और उसी कंडीशन के हिसाब से उसको वो डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता है और उसके कंटेंट को प्रूव कर सकता है। मीन्स तो he can produce the document before the court and he can prove the content, but according to the provision given in CPC, या फिर जो कंडीशन सीपीसी में रहेगी, जो प्रोविजन सीपीसी में दी गई है उस किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में, या फिर किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए, फिर उसको वही फॉलो करना पड़ेगा। जो सेक्शन 5 है उसको ऐसा इनेबल नहीं कर रहा है कि वो किसी भी स्टेज में उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस कर दे या फिर किसी भी स्टेज में उसके कंटेंट को प्रूव करे, क्योंकि सेक्शन 5 बोलता है कि कोई व्यक्ति चाहे सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर हो, दोनों मैटर में वो फैक्ट इन इशू के बारे में या फिर रिलेवेंट फैक्ट के बारे में एविडेंस दे सकता है। लेकिन ये वो सेक्शन इसको इनेबल नहीं करता इस बंदे को ए को कि ये बॉन्ड को वो किसी भी स्टेज में प्रोड्यूस कर दे या फिर उसके कंटेंट को प्रूव करे, जब तक कि वो जो सिविल प्रोसीजर कोड में जो प्रोविजन दी गई हैं उनको फॉलो नहीं करता या उनके अकॉर्डिंग वो उनको दाखिल नहीं करता कोर्ट में। ठीक है, तो अगर उसको इसके कंटेंट को प्रूव करना है या फिर इसको बॉन्ड को कोर्ट में दाखिल करना है, तो उसको जो सीपीसी में जो प्रोविजन दी गई होंगी
किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट कंटेंट को प्रूव करने के लिए उसको फिर उस प्रोविजंस के हिसाब से, उन कंडीशन के हिसाब से उसको रिएक्ट करना पड़ेगा और कोर्ट में उसको दाखिल करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, सेक्शन 5 डिक्लेयर दैट इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग्स एविडेंस में बी गिवन ऑफ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इश्यू। पहला कौन है, किसके बारे में, फैक्ट इन इश्यू, दूसरा रिलेवेंट फैक्ट के बारे में। सेक्शन 5 डिक्लेयर किया कि कोई पर्सन किसी भी सिविल सूट या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में वो एविडेंस दे सकता है, किसके बारे में, सिर्फ फैक्ट इन इश्यू के बारे में और रिलेवेंट फैक्ट मीन्स द फैक्ट विच आर डिक्लेयर टू बी रिलेवेंट अंडर द प्रोविजन रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट मीन्स अंडर सेक्शन 6 to 55। ठीक है, तो कोई पर्सन या फैक्ट इन इश्यू के बारे में एविडेंस दे सकता है या तो फिर रिलेवेंट फैक्ट। ठीक है, रिलेवेंट फैक्ट मीन्स मैंने बताया जो है रिलेवेंट कौन से हैं, जो सेक्शन 6 to 55 में दिए हैं वो सभी फैक्ट क्या होंगे, वो सभी रिलेवेंट फैक्ट हैं। फ्रेंड्स, द रूल ऑफ रिलेवेंसी आर फुली एक्सप्लेन्ड इन फ्रॉम सेक्शन 5 to 55। जो रूल ऑफ रिलेवेंसी है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन की गई किसमें, सेक्शन 5 से लेके 55 तक। फ्रेंड, द पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग्स आर अंडर ऑब्लिगेशन टू गिव एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इश्यू एंड सच अदर फैक्ट विच आर डिक्लेयर टू बी रिलेवेंट। फ्रेंड, जो पार्टी, जो भी किसी भी केस की पार्टी होती है, चाहे सिविल सूट हो चाहे क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, जो उनकी पार्टीज है वो अंडर ऑब्लिगेशन पे उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो सिर्फ फैक्ट इन इश्यू के बारे में एविडेंस दे या तो फैक्ट्स विच आर डिक्लेयर टू बी रिलेवेंट अंडर द प्रोविजन रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट मीन्स सेक्शन 6 to 55। फ्रेंड, सेक्शन 5 exclude everything which is not declared relevant under section 6 to 55 मीन्स सेक्शन 5 वो सभी फैक्ट को एक्सक्लूड करता है जो सेक्शन 6 से 55 के अंदर नहीं आते। फ्रेंड्स, द कोर्ट हैज़ टू इग्नोर एनी अदर फैक्ट नॉट कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ सेक्शन 6 to 55। कोर्ट को वो सभी फैक्ट को इग्नोर करना पड़ेगा जो सेक्शन 6 से 55 में जो प्रोविजंस दी गई हैं उनके परव्यू में जो फैक्ट नहीं आते हैं। फ्रेंड, एंड ऑल्सो कन्फाइन इटसेल्फ टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। एंड कोर्ट को भी अपने आप को कन्फाइन करना पड़ेगा जो कोर्ट की प्रोविजन है उसके अंदर। मतलब कोर्ट जो है इन प्रोविजंस के बाहर जाके एक्ट नहीं कर सकता। मीन्स जो सेक्शन में दिए गए हैं कि कोर्ट ने सिर्फ फैक्ट इन इश्यू के बारे में एविडेंस दिया जा सकता है या फिर रिलेवेंट फैक्ट के बारे में, तो कोर्ट को भी इन सब चीज़ों को मानना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स, एविडेंस एक्सक्लूडेड बाय द एक्ट इज इनएडमिसिबल। जो एविडेंस एक्ट द्वारा एक्सक्लूड किए गए हैं वो इनएडमिसिबल रहेंगे। फ्रेंड्स, ये रहा सेक्शन 5। सो फ्रेंड्स, हमने देखा सेक्शन 5 जिसमें क्लियरली दिया गया है कि आप कोर्ट में किस चीज़ के बारे में एविडेंस दे सकते हो। तो सेक्शन दिया गया कि सिर्फ कोर्ट में आप फैक्ट इन इश्यू के बारे में और रिलेवेंट फैक्ट के बारे में ही एविडेंस दे सकते हो। इसके अलावा आप किसी फैक्ट के बारे में आप कोर्ट में एविडेंस नहीं दे सकते। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।